रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का ये दूसरा भाग वीडियो है और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे दहन और ज्वाला के बारे में। तो सबसे पहले देखिए दहन किसे कहा जाता है। किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं तो जलने की इस क्रिया को क्या कहा जाता है, दहन कहा जाता है, यानी जलना कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो जलाया जाए तो वो जल जाता है, जलने वाला पदार्थ। तो इसका उदाहरण देखिए, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, ये रहा इसका समीकरण। दूसरा, वायु में गंधक को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है, ये रहा इसका समीकरण। दहन में जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील यानी जलने वाले पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ भी कहा जाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी पदार्थ ही जलें, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो नहीं जल पाते हैं, कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो जलते नहीं हैं, जैसे ईंट, पत्थर, बालू आदि। ये पदार्थ अदहनशील ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन होता है, क्या ये संभव है? तो यहाँ पे देखिए, अभी तो हमने देखा ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन, इसके बाद ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी ऑक्सीजन के बिना भी दहन हो सकता है। यद्यपि दहन की क्रिया प्रायः वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन संभव है। तो यहाँ पे पहला उदाहरण देखिए, मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन में जलकर मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन में जलकर मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाती है। इस क्रिया में ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होती है, यहाँ पे कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है। इसके बाद देखिए दूसरा, एक जलती हुई मोमबत्ती को क्लोरीन गैस से भरे गैस जार में ले जाने पर मोमबत्ती जलती रहती है तथा काला धुआं निकलता है। इस मोमबत्ती का दहन क्लोरीन की उपस्थिति में भी होता है। ठीक है, इससे साबित होता है कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी दहन संभव है। इसके बाद देखिए, जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायता नहीं करते हैं, सहायक नहीं होते हैं, जो दहन के अपोषक कहे जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये क्या करती है, दहन का अपोषक है, यानी दहन को बंद कर देती है, ठीक है, बुझा देती है। तो यहाँ पे ऊपर के उदाहरण में कार्बन, गंधक, मैग्नीशियम और मोमबत्ती दहनशील पदार्थ है। वायु, नाइट्रोजन और क्लोरीन दहन के पोषक है, यानी उसको दहन को सपोर्ट करने वाले हैं। दहन के लिए आवश्यक शर्त देखिए, किसी पदार्थ के जलने के लिए क्या शर्तें होती हैं, यहाँ पे है। दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित 3 शर्त होना आवश्यक है। पहला, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति। तो इनके बारी बारी से हम पढ़ेंगे। पहला देखिए, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। तो इसका मतलब क्या होता है कि वही पदार्थ जलेंगे जो जलने लायक हो, सभी पदार्थ तो नहीं जलेंगे। अब हम अपने दैनिक जीवन में जो पदार्थ देखते हैं, जैसे देखिए बालू, ईंट, शीशा, मिट्टी, पत्थर आदि जलने का प्रयास किया तो ये नहीं जलते, इसे कहा जाता है अदहनशील। तो जलने वाले कौन से पदार्थ हैं? ये रहा पेट्रोलियम, स्प्रिट, कागज़, पुआल, ये सारे क्या हैं, जल जाते हैं, केरोसिन तेल। तो यही बात यहाँ पे बताया गया है, दहनशील पदार्थ का होना आवश्यक है। इसके बाद देखिए दूसरा शर्त जो है, दहन के पोषक पदार्थ जो दहन को सपोर्ट करते हैं यानी दहन को बढ़ाते हैं, हवा जो है, ऑक्सीजन आदि की उपस्थिति होना चाहिए, तभी दहन संभव हो पाता है। कमरे में यदि मोमबत्ती को जलता हुआ छोड़ दिया जाए तो वो जलती रहती है, किंतु शीशे से एक बर्तन से ढक दिया जाए तो बुझ जाती है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन वो नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ये दहन का पोषक है, उसको बढ़ाने वाला है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे लैंप के शीशे के ऊपर छोटे छोटे छिद्र किए जाते हैं ताकि ऑक्सीजन मिल सके। ये यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं जो दहन के पोषक होते हैं। अब इसके बाद देखिए, जलती हुई सट्टी को कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भरे एक जार में ले जाया जाए तो सट्टी बुझ जाती है। इसका कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, CO2 जो है, दहन का अपोषक है, यानी दहन को बंद करने वाला है। ठीक है, इसे कहा जाता है दहन का अपोषक। और यहाँ पे भी कंबल में किसी व्यक्ति को आग पकड़ ले तो कंबल से ढक दिया जाता है, यानी उसे वायु यानी ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ दिया जाता है। यही स्पष्ट होता है कि दहन के पोषक पदार्थ का होना भी आवश्यक होता है दहन के लिए। तीसरा जो शर्त है, दहन का ज्वलन ताप की प्राप्ति। तो सभी पदार्थ एक ताप पर जलना प्रारंभ नहीं करते हैं, बल्कि भिन्न भिन्न पदार्थ भिन्न भिन्न तापों पर जलते हैं। प्रत्येक दहनशील पदार्थ के लिए एक ऐसा विशिष्ट ताप होता है जिन पर वो पदार्थ जलना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, उस ताप का, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। अतः जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहा जाता है। तो इसका उदाहरण से हम यहाँ पर स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो एक दिया सलाई की जलती हुई काठी, देखिए कि एक दिया सलाई की जो काठी होती है, ठीक है, और एक काठी से एक कागज़ को और एक लकड़ी को
मोटी लकड़ी को जलाएं तो कागज़ पहले आसानी से जल जाता है, लेकिन एक दिया सलाई से एक मोटी लकड़ी नहीं जल पाती है, इसको थोड़ा समय लगता है। ठीक, काफ़ी देर तक वहाँ पे आग इसको रखना पड़ता है ताकि वो ज्वलन ताप को प्राप्त हो सके। इसका ज्वलन ताप काफ़ी न्यूनतम है, वो जल्दी इसमें आग पकड़ लेती है। तो यहाँ पे देखिए एक दिया सलाई की एक जलती हुई काठी की लकड़ी जो होती है तुरंत आग पकड़ लेती है, किंतु लकड़ी के एक बड़ा जो कुद्दा आग नहीं पकड़ता। इसका कारण यह है कि लकड़ी की सड्डी का ज्वलन ताप निम्न होता है और मोटी लकड़ी का उच्च होता है। बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे अल्कोहल बताया गया है, ठीक है, यहाँ पे भी बस यहीं पे आपको समझना है ये 3 शर्तों को। ज्वलनशील पदार्थ का होना चाहिए, दहन के पोषक तत्व यानी ऑक्सीजन का होना चाहिए, जलने वाला पदार्थ होना चाहिए और ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद जो अगला बिंदु है ज्वाला, तो आइए इसको समझते हैं। फ्लेम, ज्वाला या लौ दहन का दिखाई देने वाला गैसीय अवयव है। सभी ठोस द्रव्य जल के वाष्पशील तौर पे ज्वाला उत्पन्न करते हैं। यह अत्यधिक ऊष्माक्षेपी दहन क्रियाओं में दिखता है, यानी वाष्पशील तौर पे दिखता है। सभी दहनशील गैसें, ठोस और द्रव ईंधन जलने पर ज्वाला उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे देखिए मोमबत्ती जब जलता है तो ये जो पीला भाग देख रहे हैं आप, ठीक है, जो पीला उत्पन्न होता है वो कहलाता है ज्वाला। तो एक पदार्थ है कोयला जो जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता, सीधे ताप में परिवर्तित हो जाता है। कोयला आप जब जलाएंगे धुआं बनता है और सीधे ताप देता है, वो जलता नहीं है, आग की लपटें उसमें नहीं उठती है। तो आइए अब इसके बाद देखते हैं ज्वाला के प्रकार। ज्वाला कितने प्रकार के होते हैं? ज्वाला के प्रकार, ज्वाला मुक्त 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अप्रदीप्त या प्रकाशहीन ज्वाला, दूसरा होता है प्रदीप्त ज्वाला यानी प्रकाशमान ज्वाला। तो इनमें क्या अंतर होता है ये समझेंगे। सबसे पहले देखिए अप्रदीप्त या प्रकाशहीन ज्वाला, तो नाम से ही स्पष्ट है इसमें प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। ये ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति में ये ज्वाला उत्पन्न होती है, जिसे अप्रदीप्त या प्रकाशहीन ज्वाला कहते हैं। इस ज्वाला की जो ज्वाला होती है वो नीली लौ के साथ उत्पन्न होती है। इसमें ताप अधिक होता है, टेम्परेचर अधिक होता है, लेकिन लाइट जो है वो काफ़ी कम होता है। उदाहरण देखिए गैस चूल्हा, जब गैस चूल्हा जब जलता है तो उसका बर्नर देखते हैं हो गया आप, तो क्या होता है नीली लौ होती है और वहाँ पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। तो छिद्र इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उसको पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके, ताकि अधिक ताप दे सके। हमें तो लाइट की आवश्यकता नहीं है, ताप की आवश्यकता है क्योंकि खाना बनाना है। इसीलिए इस प्रकार की ज्वाला को कहा जाता है अप्रदीप्त यानी प्रकाशहीन ज्वाला, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा जो है प्रदीप्त ज्वाला यानी प्रकाशमान ज्वाला, ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखनी है कि अप्रदीप्त ज्वाला में ऑक्सीजन पर्याप्त उपस्थिति में ये ज्वाला बनता है। इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में ऑक्सीजन काफ़ी कम मात्रा में होता है। इस ज्वाला की लौ पीली होती है, ताप कम होता है और प्रकाश ज़्यादा होता है। तो इसके उदाहरण देखिए लालटेन, मोमबत्ती या दिया जब जलता है तो पीला होता है, ठीक है, उसमें ताप कम होता है और रोशनी ज़्यादा होता है। तो ये तो आप समझ गए कि ज्वाला कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके बाद हमें मुख्य रूप से पढ़ना है मोमबत्ती की ज्वाला, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मोमबत्ती के बारे में समझते हैं। मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है जो मोम की बनी होती है। यह वाष्प वायु या ऑक्सीजन में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है। ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण ज्वाला का रंग पीला होता है। मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट मुख्यतः 3 भाग होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट मुख्यतः 3 भागों में होता है। पहला देखिए केंद्रीय मंडल, दूसरा प्रकाशमान और तीसरा जो होता है प्रकाशहीन मंडल। तो ये है मोमबत्ती की बनावट। तो यहाँ पे देखिए सबसे बाहरी जो मंडल होता है प्रकाशहीन मंडल, ठीक है, बीच वाला कहा जाता है प्रकाशमान और सबसे नीचे कहा जाता है केंद्रीय मंडल। तो सबसे पहले देखिए केंद्रीय मंडल, यह नीला होता है। सबसे नीचे वाला ये वाला भाग कहलाता है केंद्रीय मंडल, नीला होता है। इसमें बिना जले हुए मोम के वाष्प रहते हैं। ये बत्ती को घेरे रहता है। इसमें दहन की क्रिया नहीं होती क्योंकि वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आते, ठीक है। इसलिए यह भाग अदहन क्षेत्र का जो भी भाग, अतः इस भाग को अदहन क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। ज्वाला के इस क्षेत्र का ताप सबसे कम होता है, यानी सबसे नीचे वाला भाग। इस क्षेत्र में दिया सलाई की तिल्ली ले जाने पर तिल्ली नहीं जलता है।
इसके बाद देखिए दूसरा प्रकाशमान मंडल, यानी ठीक इसके ऊपर। तो बीच वाला भाग देखिए, इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है, अतः इसमें कार्बन के सूक्ष्म कण उपस्थित रहते हैं। यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है, इसमें से पीला प्रकाश निकलता है, इससे ज्वाला का ताप मृदुल रहता है। इसके बाद देखिए प्रकाशहीन मंडल, यानी सबसे ऊपरी भाग। इसके बारे में देखिए, इस भाग में मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होती है। यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है, सबसे ऊपर, जिसमें ऑक्सीजन पर्याप्त रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो हो गई मोमबत्ती के बारे में। अब हम देखेंगे द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी क्या होता है। तो हम लोग घरों में एलपीजी गैस सिलेंडर प्रयोग करते हैं। पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, ठीक है, ये रहा इसका रासायनिक सूत्र, प्रोपेन और ईथेन का मिश्रण है। लेकिन इसका मुख्य अवयव कौन सा है? इसका मुख्य अवयव पहले वाला ब्यूटेन ही है। ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन तीव्रता से जलकर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करते हैं, इसलिए इसे पेट्रोलियम गैस का उत्तम ईंधन, इसलिए पेट्रोलियम गैस एक उत्तम ईंधन है। तो इस प्रकार देखिए एलपीजी जलने पर निम्नलिखित क्रिया होती है यहाँ पे, और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो गैस होते हैं यानी उच्च दाब पर अधिक दाब लगाकर और तापमान कम करके इसे एक सिलेंडर में भर दिया जाता है। ठीक है, और ये आसानी से उसमें आ जाते हैं, इसलिए वो द्रवीभूत अवस्था में वो उसमें रहते हैं। तो ये लोहे के सिलेंडर में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद इसका जो मुख्य पॉइंट है, एलपीजी जो सिलेंडर में एक विशेष प्रकार का खराब गंधयुक्त एथिल मर्केप्टन मिला दिया जाता है ताकि लीकेज हो ये मालूम हो सके। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो समाप्त होता है आज का सेशन।